चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा पर। और मैं सचिन मिश्रा आज फिर से आपके लिए हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। तो दोस्तों आज हम फिर से बात करने वाले हैं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं। और ये क्वेश्चन लगभग कई सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए ध्यान देते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन, जब कोई सरकारी पत्र ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जाए तो उसे क्या कहते हैं। ठीक, यहां देखिए एक साथ जो है, एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजने की बात कर रहे हैं। ठीक, तो यहां पे देखिए, यहां पे आपका जो पत्र बनेगा वह होगा आपका परिपत्र। ठीक, और इसे गस्ती पत्र होता है। ठीक, सॉरी गत्री निकल गया मुझसे, इसे गस्ती पत्र भी बोलते हैं। ठीक, इसमें प्रेषक एक ही होता है। ठीक है, जो प्रेषक होता है एक अधिकारी ही होता है। ठीक, यानी एक ही होता है और पाने वाले कई सारे होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम प्राथमिक विद्यालय का जो पीएनपी है उसकी बात कर लें। ठीक, तो जो पीएनपी का हेड होता है, सचिव होता है, जैसे वर्तमान में अनिल भूषण चतुर्वेदी जी हैं, तो जब इनको सारे डायट को, पूरे डायट प्राचार्य को कोई पत्र लिखना हो, कोई सुझाव देना हो, कोई वो करना हो, तो ये एक पत्र लिखेंगे और सारे डायट को भेज देंगे। तो जितने भी डायट प्राचार्य ऑफिस हैं सब में जो है वो पत्र पहुंचेगा। तो यहाँ पे जो है परिपत्र होगा या गस्ती पत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे क्या कहते हैं। ठीक, जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है दोस्तों, तो उसे जो है अर्ध शासकीय पत्र कहते हैं। ठीक है, अर्ध शासकीय पत्र। यहां पे देखिए, जो एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को पत्र लिखता है तो वहां पे उद्देश्य क्या होता है। वहां पे उद्देश्य जो होता है वो सरकारी कार्यों में तत्परता और द्रुतगामी प्रदान करने के लिए होता है। ठीक है, और साथ ही साथ किसी विशेष बात की ओर अगर ध्यान कराना हो, ठीक, तो वहां पे जो है अर्धशासकीय पत्र होता है। ठीक, तो यहां ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए। संक्षेपण जो लिखा जाता है वह मूल पाठ के या पाठ से कितने शब्दों में लिखा जाना चाहिए। तो दोस्तों जब हम संक्षेपण लिखते हैं तो हमें ध्यान देना होता है कि कम से कम 1/3 शब्दों में संक्षेपण हम लिखें। ठीक है, 1/3 शब्दों में संक्षेपण हम लिखें, जो मूल पाठ का 1/3 शब्द हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं। हिंदी में जो ध्वनि है वो कितने प्रकार की होती है। ध्वनि मतलब यहां पे आप वर्ण भी इसे समझ सकते हैं। ठीक, तो कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। ठीक, कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर और व्यंजन, ये 2 ध्वनियां होती हैं हिंदी में। तो यहां पे आपका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। यहां देखिए आपका सही जवाब होगा 2। ठीक है, मात्रा के आधार पर स्वर जो है 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, ह्रस्व स्वर होता है एक आपका ह्रस्व, और दूसरा होता है आपका दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, ठीक है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। देखिए अभी हमने मात्रा के आधार पर देखा, ठीक है, और जिह्वा के आधार पे अब जो है स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो जिह्वा के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं जी। देखिए जिह्वा के आधार पे स्वर जो है 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ठीक है, अग्र, मध्य और पश्च स्वर। ठीक है,
अग्र में क्या क्या है, ई ए, मध्य में अ है, बाकी जो बचते हैं वो पश्चिम में है। ठीक है, तो यहां आपका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? यहां आपको पुल्लिंग शब्द बताना है। निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दोस्तों ऑप्शन डी में आप देख रहे हैं आभार। ठीक है, आभार शब्द जो है यह क्या है, आपका पुल्लिंग है। बाकी शब्द दया, माया और भाषा जो है स्त्रीलिंग के शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पुल्लिंग देखा, अब हम यहाँ स्त्रीलिंग देखेंगे। ठीक, लगभग चारों शब्द आपको एक समान देखने में लग रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे एक शब्द है स्त्रीलिंग है, बाकी जो है स्त्रीलिंग नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा स्त्रीलिंग है जी? यहाँ पे देखिए आय शब्द जो है आपका स्त्रीलिंग है, बाकी विवाद, सार और रूप जो है आपका पुल्लिंग है। अगले क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, सदानंद का संधि विच्छेद कीजिए। देखिए संधि से आपका ये क्वेश्चन है और यहां पे आपको सदानंद का संधि विच्छेद करना है। तो क्या होगा जी? देखिए यहां पे आपका जो होगा वह सत धन आनंद होगा। ठीक है, सत धन आनंद होगा और यहां पे क्या है, व्यंजन संधि है। ठीक है, कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, पुस्तकालय में कौन सी संधि है? ठीक है, पुस्तकालय में कौन सी संधि है? आइए हम पुस्तकालय का संधि विच्छेद कर दें तो आपको हो सकता है समझने में आसानी हो। पुस्तकालय में होगा आपका पुस्तक धन आलय। ठीक, अब यहां पे देखिए कौन सी संधि है जी? दीर्घ संधि। ठीक, दीर्घ संधि कहां होती है? जब ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आए तो वहां पे जो है दीर्घ आ ई उ हो जाते हैं। ठीक है, यहां पे देखिए सही जवाब आपका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथासंभव में कौन सा समास है? ये समास से प्रश्न बनता है आपका, और जैसा कि आप जानते हैं समास से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं आपके लगभग सभी एग्जाम में। तो समास यहां पूछ रहा है यथासंभव में कौन सा समास है। देखिए हम आपको बता दें कि हमने जो भी क्वेश्चन लिए हैं तो मैंने ये प्रयास किया है कि क्वेश्चन जो हो लगभग सभी टॉपिक को टच करते हुए हो, यानी सभी टॉपिक से क्वेश्चन हो आपके सामने, और इन क्वेश्चन के माध्यम से हम आपसे जो है सभी टॉपिक पे बात भी कर पाए और संक्षेप में ही सही आपको उसका जो है विश्लेषण बताते चले। तो यथासंभव में कौन सा समास है? यहां देखिए, जब यथासंभव का दोस्तों हम यहां थोड़ा सा समास विग्रह करके देख लें, हो सकता है आपको इससे समझ में आ जाए। यथा संभव, ठीक है, यथा संभव। माफी चाहूंगा, लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम महसूस कर रहा हूं चूंकि पेन टैब मेरे लिए नया है। ठीक, अभी इस पे मेरी प्रैक्टिस सेट नहीं है, तो फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको जो भी लिखूं सही सही लिखूं। तो यहाँ पे देखिए आप यथा धन संभव से हो सकता है आप समझ जाएं, यथा जो है आपका क्या है, अव्यय है। ठीक है, और यह जो है आपका संज्ञा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप जानते हैं कि अव्यय और पहला पद प्रधान होता है किसमें? अव्ययी भाव में। ठीक, यहाँ अव्ययी भाव संधि होगा। मैं आपको बताते चलूं, अव्ययी भाव संधि में जो है पहला पद अव्यय होता है और इसका पहला पद यानी जिसे आप पूर्व पद बोलते हैं वह प्रधान होता है। ठीक, और इसका निर्माण जो है अव्यय और संज्ञाओं के योग से होता है। ठीक है, अव्यय और संज्ञाओं के योग से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? यहां पे देखिए जो ऑप्शन दिए हैं इसमें से ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत दिया हुआ है। यहां आपका अभी न होकर के अधि होना चाहिए। ठीक है, अध्यक्ष का हम संधि विच्छेद कर दें तो
अधिधन अच्छ होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ कौन सा उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होता है दोस्तों, आप जानते हैं उपसर्ग वे हैं जो किसी शब्द में लग करके ठीक शब्द का निर्माण करते हैं। किसी शब्द के पहले लग करके बात करें तो शब्द के प्रारंभ में लग करके नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो यहाँ आपका सही जवाब क्या होगा, अधि होगा। ऑप्शन ए अधि होगा। ठीक है, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है। कल भी मैंने आपको बताया था कि संस्कृत से ये उपसर्ग है। ठीक है, संस्कृत के 22 उपसर्ग हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं और अधि भी संस्कृत का ही उपसर्ग है। प्र परा आप सम अनु अव निश निर दुस दुर वी आंग नी अधि अति सु उत अभि प्रति परि उप, इस तरह से ये 22 संस्कृत के उपसर्ग हैं और यहाँ ये देखिए अधि उपसर्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। सावधानी में कौन सा प्रत्यय है। क्षमा चाहूंगा कुछ लोगों को अगर ये लगता हो कि सर डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करते जाएं और डिटेल में ना बताएं, तो देखिए मेरा प्रयास होता है कि मैं जो भी क्वेश्चन उठाता हूं मैं चाहता हूं कि इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हों मैं उसको बताता चलूं, संक्षेप में ही सही लेकिन उसके बारे में एक बार चर्चा करता चलूं ताकि आप लोग जो है उसको एक बार फिर से रिवाइज कर सके। चलिए, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है। ठीक, मैं यहाँ पे सावधानी को विखंडित कर दे रहा हूँ, इसका पार्ट चेंज कर दे रहा हूँ, इसको 2 भागों में बांट दे रहा हूँ और आप लोग इससे समझ जाएंगे कि यहाँ कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय तो आप जानते ही हैं, जो शब्द के अंत में लगकर उस शब्द परिवर्तन करते हैं या नए शब्द का निर्माण करते हैं, वहां जो है प्रत्यय होता है। तो इस तरह से यहाँ मैं इस शब्द का जो है थोड़ा सा खंडन करूंगा। देखिए, सावधानी में सावधान धन ई, न में बड़ी की मात्रा लग गई है। अब आप पहचान सकते हैं यहाँ कौन सा प्रत्यय है, ई, और यहाँ आपका कौन सा ऑप्शन सही है, सी। ठीक है, तो सावधानी में ई प्रत्यय लगा है। ठीक है, संस्कृत में जो है दो ही संस्कृत से जो प्रत्यय आए हैं हिंदी में, ठीक, वो या तो धातु में लगकर जुड़ते हैं, ठीक, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय हैं। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम में लगकर जुड़ते हैं तद्धित और कृत लगते हैं धातुओं में। ठीक, लेकिन हिंदी में जो है कुछ विद्वान इसे उपयुक्त नहीं मानते तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। ठीक है, चलिए मैं कभी प्रत्यय पढ़ाऊंगा तो उस पर जो है विस्तार से बात करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शब्द विदेशज है। ठीक है, हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं और हमें पता है कि हम कई सारे देशों की भाषाओं का प्रयोग करते हैं। कई सारे विदेशी आक्रांता हमारे देश में आए जिनसे हमारा खान पान, पहनावा और संस्कृति शेयर हुआ, एक दूसरे में गया आया। तो इस तरह से भाषा का भी हम जो है कई तरह से प्रयोग करते हैं जो विदेशियों के द्वारा हमें प्राप्त हैं। जो विदेशी यहाँ आए उनकी भाषाओं को हमने ग्रहण कर लिया, आत्मसात कर लिया और वो भाषा आजकल हमारे आम बोलचाल की भाषा में हो गई है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा शब्द विदेशज है आपको बताना है। ठीक है, जी हाँ, देखिए रिक्शा शब्द जो है, ठीक, यह विदेशज है। विदेशज वे शब्द हैं जो विदेश से आए हुए भाषाओं के द्वारा हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक, तो रिक्शा दोस्तों जो है यह जापानी शब्द है। ठीक है, जापानी, ठीक, रिक्शा। यही हम जूता और तेंदुआ अगर देख लें, ठीक है, जूता और तेंदुआ जो है हमारा, यह जो है देशज है। और जो नाव है, ठीक है, नाव हमारा जो है यह जो है तत्सम है। ठीक, तो हमारा जो सही ऑप्शन क्या है, रिक्शा। ठीक है, जापानी शब्द है, यह विदेशज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, गाय कौन सी संज्ञा है। संज्ञा से ये प्रश्न है, गाय कौन सी संज्ञा है आपको बताना है। देखिए गाय से किसका बोध हो रहा है, किसी प्राणी की जाति का बोध हो रहा है। ठीक, गाय एक जाति है जो हमें दूध देती है, प्रायः हम उनको गौ माता के नाम से भी जानते हैं। और ऋग्वेद में हमारे यहाँ गाय को अग्न्या की श्रेणी में रखा गया है जिसे न मारे जाने योग्य कहते हैं। तो यहाँ पे गाय एक प्राणी की जाति का सूचक है, तो यहाँ पे कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। ठीक, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। तो दोस्तों हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं,
देखिए 11 सर्वनाम है, ठीक है। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। मैं, आप, तुम, यह, वह, कौन, क्या, जो, सो, इस तरह से, ठीक, इस तरह से टोटल 11 सर्वनाम है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। पर्वतीय कौन सा विशेषण है, ठीक। पर्वतीय कौन सा विशेषण है आपको बताना है, ठीक है। देखिए विशेषण सबसे पहले हम जान लें। विशेषण क्या है? विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये किसी भी वस्तु, व्यक्ति या फिर स्थान या कोई भी चीज ले ले, उसके रूप, गुण, आकार, ठीक, दशा आदि का विशेषण करते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं। तो पर्वतीय यहाँ पे जो है आपको किसी क्षेत्र की विशेषता बता रहा है, ठीक। तो वहां क्या होगा? गुणवाचक विशेषण होगा, ठीक। गुणवाचक विशेषण होगा। और गुणवाचक विशेषण क्या है? किसी संज्ञा या सर्वनाम के रूप, गुण, दशा, दोष, ठीक, और आकृति का विशेषण करते हैं, विशेषता बताते हैं, वहां पे गुणवाचक विशेषण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, ठीक। क्रिया आप जानते हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया में कर्म प्रधान होता है, कर्म होता है। अकर्मक क्रिया में कर्ता का कर्म नहीं होता। तो यहाँ कोई कर्म है। हम अकर्मक क्रिया को ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो है फल प्राप्त नहीं होता, ठीक है। कर्ता का जो कार्य फल है वह प्राप्त नहीं होता, ठीक। तो यहां राम सो रहा है, कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? देखिए सबसे पहले आप जान लीजिए क्रिया विशेषण क्या है। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता बतलाई जाए। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता बतलाई जाए वे शब्द कौन से शब्द होते हैं? क्रिया विशेषण। तो यहां पे देखिए बाद जो है आपका, ठीक है, बाद जो है यह क्रिया विशेषण शब्द है, ठीक है, बाद। ऑप्शन सी यहां पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द या संबंधवाचक अव्यय बताइए, ठीक। संबंधवाचक अव्यय क्या है? वे अव्यय जो दो पदों को जोड़ते हैं, ठीक है, और उनमें परस्पर संबंध स्थापित करते हैं। दो पदों को जोड़ते हैं और उनमें परस्पर संबंध स्थापित करते हैं, तो वे क्या होते हैं? संबंधवाचक या संबंध बोधक अव्यय, ठीक। तो यहां पे देखिए सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, ठीक। तो यहां पे आपका जो संबंधवाचक अव्यय है या संबंधवाचक शब्द जो है वह आगे है। तो यहां ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। तो इस तरह से दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी के 20 क्वेश्चन जो हमने इस चैनल के माध्यम से आपके सम्मुख रखे। आप सभी छात्रों से मैं रिक्वेस्ट भी कहना चाहूंगा
कि जो भी आपका फीडबैक हो, जैसा भी आपको वीडियो लगे या मैं किस तरह से पढ़ा रहा हूँ आपको समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है, आपकी जो भी क्वेरी हो, आप अपनी क्वेरी कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचाएं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको आपके स्तर से पढ़ाने की जो भी हमारे तरफ से प्रक्रिया होगी उसमें तेजी लाएंगे और समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। आगे हम जब हिंदी कोर्स पढ़ाएंगे, बोर्ड पे पढ़ाएंगे, तो एक एक चीजों पे विश्लेषणात्मक रूप से हम आपसे बात करेंगे, एक एक चीज अच्छे से बताएंगे। ऐसे वीडियो में क्या होता है, कुछ छात्र चाहते हैं कि जल्दी से क्वेश्चन का आंसर हो और क्वेश्चन आगे का देखने को मिले, तो ऐसे में हम बहुत डिटेल में आपको नहीं समझा पाते, लेकिन फिर भी हम आपसे चाहेंगे कि आपकी जो भी क्वेरी हो, जो भी आपका फीडबैक हो, चाहे लाइक हो, डिसलाइक हो, कमेंट हो, आप अपना फीडबैक हमको जरूर दें, चूंकि आपके फीडबैक से हमारा मन का जो उत्साह है वह बढ़ता है और हम और कुछ आगे करने के लिए प्रेरित होते हैं, कुछ और अच्छा करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो आप सभी छात्रों से निवेदन है, अपना फीडबैक जरूर दें और चैनल पे कंटिन्यू बने रहें। जो भी आपकी आवश्यकताएं हो, क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, आप जरूर हम तक पहुंचाएं। हम पूरा प्रयास करेंगे उसको सॉल्व करने का और आप तक पहुंचाने का। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।